आज शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 वैद्युत चालन। ठीक है, जुग जुग जियो हमरो उम्र लेके जो तू। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। आवाज नहीं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 के आज हम लोग सारे के सारे अपने फार्मूलाज की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके जितने भी फार्मूले हैं आज और कल आई थिंक पूरा खत्म कर लेंगे अपन लोग। ठीक, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। हाँ बोलो। हाँ गुड आइडिया, लेकिन अब समस्या यह है कि जो ऑनलाइन वाले हैं इनका डाउट नहीं क्लियर हो सकता। ठीक है, बाकी की जो वार्तालाप होती है उससे ये वंचित रहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो वैद्युत चालन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि देखो तुम लोग ऐसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम लोग फीस दे रहे हो, इस पे यूट्यूब वाला देगा, ये नहीं देंगे पढ़ने वाले, यूट्यूब वाला देगा। वक्त लगेगा, है ना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपन वैद्युत चालन। इसमें हम मेनली सुनो जरा क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया, बड़े ध्यान से सुन लो। टॉपिक्स अपनी क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात आपको जो दिमाग में रखना है वैद्युत धारा। ठीक है, पहली बात है। चलो एक एक टॉपिक पढ़ना ही शुरू करते हैं, क्यों फालतू का काम करें कि पहले टॉपिक लिखें फिर बाद में पढ़ें, है ना। तो सबसे पहली बात क्या क्या पढ़ना है सुन लो। वैद्युत धारा, अनुगमन वेग, ओम का नियम, प्रतिरोध से रिलेटेड बातें। उसके बाद आपको आएगा वैद्युत सेल। वैद्युत सेल के बाद में आपको पढ़ना है सेल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी प्रश्न जो है शब्दावलियां आएंगी अपने पास वो। एंड देन आपका किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, और वैद्युत शक्ति। इतनी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक, तो आ जाओ शुरू करते हैं सबसे पहले वैद्युत धारा से। तो आप सब इससे भली भांति परिचित हैं कि सर आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी जो वैद्युत धारा होती है वो क्या होगा सर, आवेश बटे समय होता है। भैया आवाज नहीं करना, आवेश बटे समय। तो आई बराबर क्या मिलता है ये याद रखना, डी क्यू बटे डी टी। अब अगर आपको टोटल करंट निकालनी है तो आप क्या करोगे, उसका समाकलन करते हैं। ठीक है, टोटल करंट निकालने के लिए हम उसका क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपको औसत धारा, ये तो किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पर मान लो बोला कि भैया 2 सेकंड बाद धारा बताओ कितनी है। ठीक है, 3 सेकंड पर धारा कितनी बह रही है। तो जब आप इंस्टेंट तत्काल उस पॉइंट पर उस टाइम पे धारा निकाल रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको बोला जाए आप औसत धारा बताओ, ठीक है, तो औसत धारा क्या होता है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। फिर वही बातें हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। अच्छा, धारा का एसआई मात्रक आप सब जानते हैं, 10वीं कक्षा से पढ़ते आते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक क्या है भैया, वैसे आप क्या लिखोगे, कूलाम प्रति सेकंड। क्या होना चाहिए, कूलाम प्रति सेकंड। तो अगर टी बराबर 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, कितने में, टी बराबर 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो हम कहते हैं कि उस परिपथ की जो धारा है वो 1 एम्पियर है। क्या है, तो मेनली जो हम इस्तेमाल करते हैं धारा का मात्रक वो क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चा लोग, तो हम मेनली इस्तेमाल करते हैं एम्पियर। क्या इस्तेमाल करते हैं, मेनली एम्पियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं करंट के लिए। ठीक, अच्छा और बातें कुछ सर, और कुछ भी विशेष बातें नहीं है। एक बात ये बता देना, जो धारा है उसमें दिशा होती है, ठीक है, परंतु ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए दिशा होते हुए भी ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये। अब कुछ बातें आ जाओ इधर जरा। मान लो हमने एक चालक तार लिया। अब जो चालक पदार्थ है हम लोग पिछले अध्याय में चालक पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि उनमें वैद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, चांदी में तो सबसे ज्यादा होती है, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ये सारी बातें हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर मान लो कोई चालक पदार्थ है। अब इस चालक पदार्थ में क्या होंगे सर, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, मान लेते बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है ना, एकदम बेल है, इनको भी कोई काम ना तुम लोग की तरफ, है ना। जैसे तुम लोग का कोई काम नहीं रहता, कोई काम धंधा रहता है या कुछ नहीं, यहां से जाके खेलना फ्री फायर की पबजी। तो आ जाओ भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। अब सुनना, यहाँ पर क्या कोई बैटरी वैटरी लगी है सर, कोई बैटरी ना लगी है। तो जब इस पर कोई बैटरी वैटरी नहीं लगी है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे या नहीं, बात नहीं।
अगर यहां कोई बैटरी नहीं लगी है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गति करेंगे या नहीं? तो जवाब आता है क्या कि अच्छा, अगर ये गति करेंगे तो फिर अगर मान लो जैसे ये तार है अपने पास, ठीक है ना, अब इसमें करंट मान लो नहीं जा रहा है, ठीक, करंट नहीं जा रहा है, तो क्या अगर आपने इसको स्विच ऑन नहीं किया, प्लग यहां ना लगा होता, तो क्या इसमें करंट जाती? तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहे हैं तो आप ही कह रहे हो कि गति करने को क्या कहते हैं? हम धारा कहते हैं। इसमें धारा बहनी चाहिए अगर गति करते हैं। तो जवाब आता है कि अगर आपने कोई बैटरी नहीं लगाया हुआ है तब भी ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। किसके कारण? उसमें ऊर्जा के कारण, ठीक है। और इस टाइम पर जो इनकी गति होती है वो उसमें गति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये उसमें गति के कारण रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं और इनका जो उसमें वेग होता है जनरली वो हमें देखने को मिलता है भैया 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। जनरली इनका जो उसमें वेग है 10⁴ से 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन इनकी जो गति होती है वो रैंडम होती है। रैंडम का मतलब जैसे कोई मैं मान लेता हूं 2-3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिटाल दे रहे हैं, ठीक, चलो ये कुछ इलेक्ट्रॉन हमने मिटाल दिया, ठीक है ना, यहाँ पे मान लेते हैं अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, अब ये यहां गया, यहां टकराया, ठीक है ना, यहां गया, यहां टकराया, ठीक है, ये यहां गया, इधर टकराया, ये इधर गया, इधर टकराया, ये इधर आया, इधर टकराया, तो आपस में बार बार क्या हो रहा है? टक्कर हो रहा है, अनियमित, ये इधर उधर रैंडमली किधर भी गति कर रहे होते हैं, अनियमित गति। तो इनका, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत उसमें वेग आता है, औसत उसमें वेग जो इन सभी इलेक्ट्रॉनों को हमें मिलता है, ठीक है ना, यू एवरेज U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लो n पार्टिकल है तो ये क्या मिलता है? 0, ठीक है। मतलब मान लो अभी भैया मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये कमरा है, अब इस कमरे में मैं तुम्हें छोड़ दूं 4-5 लोगों को कमरा बंद करके, अब क्या होगा? इधर गए, इधर टकराए, अब इधर टकराए तो लगा भैया इधर दीवार है, इधर भागे, इधर टकराए, फिर इधर टकराए, तो रैंडमली घूम घुमा के यहीं रह जाओगे आप। तो जब यहीं रहेगा इसका मतलब बाहर तो गए नहीं, तो सेम वही कहानी हो रही है कि बार बार जब ये टकराते हैं तो बार बार टक्कर होने के बाद भैया ये गया, टकराया, टकरा के रुक गया, फिर चला, फिर टकराया, फिर रुक गया, तो बार बार टक्कर हो रही होती है। तो जब ये पार्टिकल, मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन पहली टक्कर यहां हुई, दूसरी टक्कर यहां हुई, यहां से यहां गया, यहां से यहां, 2 टक्कर हुई, तो ये पहली टक्कर और यहां दूसरी टक्कर, इन 2 क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उस टाइम को हम लोग कहते हैं श्रांतिकाल। क्या कहते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाले समय को हम क्या कह रहे हैं? श्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो चली गई दूरी होती है उसको मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मुक्त पथ। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय श्रांतिकाल और 2 क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई दूरी मुक्त पथ, और जब हम इन सब का औसत निकालते हैं तो उसी को हम कह देते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक। अब हमने क्या किया, हमारा ये मन कर रहा था कि हम क्या करें कि जो चालक तार है, इस चालक तार के सिरों पर लगाएं एक बैटरी। क्या लगा दें? हमने मान लो ये एक बैटरी लगा दी, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? प्लस, ये वाला सिरा हो जाएगा माइनस। तो अब क्या होगा कि यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भैया? ये माइनस वाला क्या करेगा? इनको रिपेल करेगा, प्लस वाला क्या करेगा? अपने ओर खींचेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि एक सूक्ष्म वेग से क्या करते हैं? गति करना शुरू कर देते हैं। इनकी एक दिशा मिल गई, ठीक है ना। अब यहां पर जब ये दिशा मिली इनको, तो ये इधर की तरफ आना शुरू किए। अब एक बात बताना कि जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे दूरी कम होती जाएगी, ठीक है। और हमने कूलाम का नियम पढ़ा है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब दूरी कम हो रही है तो लगातार इनके बीच लगने वाला बल बढ़ना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स किसके बराबर है? Q × E के बराबर है, ठीक है। मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि वेक्टर लिखोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की दिशा से ये इधर मूव कर रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, तो आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म लिख लो -QE, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने इधर लगे ना, प्लस से माइनस, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? न्यूटन का दूसरा नियम, फोर्स F = ma, ठीक है।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस क्यू ई के बराबर, माइनस हटा देते हैं, वेक्टर हटा देते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्यू ई बटे ए, सॉरी, तो ए का मान क्या आ जाएगा, क्यू ई बटे एम। तो ये आया, यानी कि इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते आगे जाएंगे, आते जाएंगे, क्या होगा, उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, दूरी कम होगी तो लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब उनका त्वरण बढ़ना चाहिए, त्वरण बढ़ेगा तो लगातार वेग में इंक्रीमेंट होना चाहिए, लगातार वेग बढ़ना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक, ऐसा होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है। रीजन ये है, ऐसा होना चाहिए कि भाई लगातार इसका एक्सेलरेशन बढ़ना जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, भैया ये वाली भी तो वेलोसिटी है, भले ही इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं लेकिन वो बार बार टकरा करके आगे जा रहा है, जा तो रहा है आगे लेकिन बार बार टक्कर हो रही है। अब यहां से भगा, इसको मस्त स्पीड में टकराया तो फिर क्या होगी, उसकी स्पीड जीरो होगी, फिर जब तक वो स्पीड पकड़ना चाहे फिर आगे टकरा गया, फिर उसकी स्पीड जीरो होगी, फिर टकरा गया, तो बार बार टक्कर होने के कारण वो जो त्वरित गति उसे मिलनी थी, जो उसका त्वरण होना था, वेग बढ़ना था, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और वो ना मिल पाने के बाद इनको एक बहुत छोटा सूक्ष्म वेग ही मिल पाता है, और इसी सूक्ष्म वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? तो इसकी वजह से इन्हें जो त्वरित गति मिलनी चाहिए थी वो ना मिल करके क्या मिलता है, ये ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो इनको एक सूक्ष्म वेग ही मिलता है। अब ये वेग कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है क्या, v बराबर u प्लस ए टी, गति का समीकरण है, आप जानते हैं, है ना। तो अगर मुझे इन सभी इलेक्ट्रॉनों का एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या लोगे सर, हम लेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn बटे में n, यही लेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर v1 का मान क्या हो जाएगा, u1 प्लस at1, ठीक है। तो ये हम क्या लेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दो। अच्छा, जो टाइम लग रहा है, टाइम को हम लोग बोलते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, जो श्रांतिकाल है आपका, किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, उनका मास सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसलिए वजह से इन सबका त्वरण क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान, इलेक्ट्रिक फील्ड समान और उनका द्रव्यमान भी क्या है, समान है। तो जब सारी चीजें क्या है, समान है, तो फिर क्या होगा, इनके ऊपर लगने वाला जिनका त्वरण होगा वो भी सबका समान होगा। तो v1 आप क्या लिखोगे, v1 आपका हो जाएगा au1 प्लस में a τ1, इसके लिए u2 प्लस में a τ2 डॉट 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 जितने भी हैं डिवाइड में n, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात इसकी है कि देखो जरा, अब u वाले को एक तरफ कर लो, ठीक, u वाले को एक तरफ आप करोगे तो क्या मिलेगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट जितने भी है बटे में n, ठीक। और इन सब में a τ1 a τ2 a τ3 ऐसे चलेगा, सब में से a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, τ1 प्लस τ2 डॉट 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 डिवाइड में n। तो ये तो जीरो होता है, औसत ऊष्मीय वेग, ठीक। तो यहां से अनुगमन वेग तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो ये औसत वेग निकाला है इसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, और ये आ जाएगा a, ठीक है ना। और τ1 टर्म इसको हमने बोल दिया एवरेज, क्या बोल दिया भैया, क्योंकि भाई आपको यही तो मिल रहा है ना, τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn बटे में n। तो इन सबको मिला करके हमने क्या बोल दिया, औसत श्रांतिकाल नाम दे दिया टाउ का। और a का मान आप सबको पता है, a का मान कितना होता है, a का मान आपने यहां निकाला, ठीक है। तो q e बटे m इंटू में टाउ, ये हो जाएगा। अब हमें पता है अगर इस चालक तार की लंबाई l है, क्या है, चालक तार की लंबाई l है, और इनके बीच में जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कितना है, v है, तो इसके पूरे दोनों सिरों के बीच में विभवांतर कितना है, v, लंबाई है l, तो हमें पता है E बराबर होता है v बटे l, क्या होता है, v बटे l। तो आप चाहो तो यहां पर रख करके एक और रिजल्ट निकाल सकते हो, vd बराबर क्या हो जाएगा, QE। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, स्मॉल e के बराबर, तो वही रख लेते हैं। तो मिलेगा ये E, कैपिटल E बटे m, सॉरी E की जगह क्या लिख लो, v बटे l, ठीक है, इंटू में टाउ। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ये दोनों रिजल्ट अनुगमन वेग वाला, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब ये जो अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट है इसको मिटा दें, ठीक है ना भैया, फटाफट लिख लो इसको। चलो, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनुगमन वेग के बारे में, ठीक है। देखो, डेफिनेशन वगैरह अभी नहीं लिखाएंगे, फार्मूलों की चर्चा केवल कर रहे हैं,
क्योंकि अभी लिखाओ फिर अभी पीवाईक्यूज करेंगे कल परसों से, तो फिर उसमें पता चलेगा फिर से बार बार आ रहा है, तो वहीं पे हम सीधा लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे नहीं लिखने वाले। तो अनुगमन वेग की हम बात कर रहे हैं। तो अनुगमन वेग क्या होता है? एक नियत सूक्ष्म वेग होता है। ये क्या होता है? एक नियत सूक्ष्म वेग है। ठीक है, इसके मान अभी आपने निकाला, वीडी बराबर कितना निकाला है? ई कैपिटल ई टाउ बटे एम इंटू एल, सॉरी ई कैपिटल ई बटे एम इंटू टाउ, या इसी को आप कह सकते हो ई वी बटे एम एल इंटू टाउ। ठीक है ना? कोई समस्या? ये आपने निकाला। अच्छा, ये रिजल्ट निकल के आया कि जो v का मान लगभग होता है वो 10 की घात -4 से लेकर के 10 की घात -5 मीटर पर सेकंड। मतलब आप ये इमेजिन कर पा रहे हो, ये है भैया 1 लाख मीटर पर सेकंड, ये है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन चलना चाहिए था वो 1 सेकंड में 1 लाख मीटर जाना चाहिए, इतनी हाई स्पीड है। इनकी स्पीड 1 मिलीमीटर है, इतना सही खींच सकते हैं 1 सेकंड में। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जब इतनी हाई स्पीड है तो फिर भी करंट क्यों नहीं है? इतनी छोटी सी स्पीड में करंट है। ठीक है, रीजन क्या है? सिर्फ डायरेक्शन। मैटर क्या कर रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, इनके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, ये रैंडमली इधर उधर कर रहे थे। और इनके पास क्या आ जाती है भैया? अनुगमन वेग में एक फिक्स डायरेक्शन आ गई। और यही तुम लोग के साथ होता है। मेहनत सब कर रहे, ठीक है, पढ़ते सब हैं, पर दुगना मेहनत कर रहे। इतनी इतनी मेहनत करने वाले लोग बैठे, रिजल्ट फिर भी क्यों नहीं आता है? क्योंकि कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है भैया, किधर अपना गोल लेके जाना है। ठीक है, इधर आया इधर बगले, उधर आया उधर बगले, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, हर डायरेक्शन में हम मेहनत कर रहे होते, इसलिए ओवरऑल हमारा कोई रिजल्ट नहीं आता। तो हमें क्या करना है भैया? फिक्स डायरेक्शन में मेहनत करना है। अगर आप ये चाहते हो आपकी भी जिंदगी दौड़े, ठीक, आपकी जिंदगी में भी करंट वाली रफ्तार आए, तो फिर क्या चाहिए होगा? आपको डायरेक्शन चाहिए होगा। तो एक फिक्स डायरेक्शन होनी जरूरी है आपके नजरिए से। तो ये हमारे पास में निकल के आता है अनुगमन वेग। अब यहां पर एक हमारे पास और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। तो ये यहां मैं फिर से कह रहा हूं, मैं प्रूफ नहीं करने वाला, ठीक है ना? अनुगमन वेग व, अब रुको, जब तुम लोग को दिशा देनी पड़ेगी, है ना? दिशा उसा देनी पड़ेगी का? दिशा देनी पड़ेगी का? 440 वोल्ट के झटके लगेंगे अभी कायदे से, बेवकूफ। इधर देख, अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो ये आप सब इससे भली भांति परिचित हैं। इसको मेरा लिखने का तरीका क्या होता है? I बराबर V ना, क्या होता है? तो I बराबर VDENA, जहां पर VD क्या है? VD तुम्हारा होता है अनुगमन वेग। क्या होता है सर? अनुगमन वेग। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप सब जानते हैं इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब क्या है इसका? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि भैया एकांक आयतन में। और A होता है अनुप्रस्थ काट। A क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट बोलो या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बोलो, जो ये वाला एरिया होता है, ये तार की जो मोटाई होती है। ठीक है ना? जैसे मान लो ये हमने तार लिया है, ठीक, तो इस तार की ये जो मोटाई होगी, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। चलो इतनी बातें छापो फटाफट। चलो, तो नेक्स्ट बात आती है अपने पास में धारा घनत्व। नेक्स्ट अपने पास में है धारा घनत्व, जिसे हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ये क्या होती है? हाँ, धारा घनत्व को J से दिखाते हैं, और यह एक प्रकार की क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है अपने पास। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना, ये क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल से, किसी एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, आवाज नहीं यार, बहुत आवाज करो तुम लोग। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो
ये तुम्हारे पास क्या होता है, J बराबर होता है I बटे A। क्या होता है भैया, J बराबर I बटे A। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रक बता दो क्या होगा, तो धारा का हो जाएगा एम्पियर और इन भाई साहब का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या बनेगा मात्रक, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका विमीय सूत्र बता दो जरा। इसका विमीय सूत्र एम्पियर के लिए क्या हो जाता है, A L पावर -2। क्या होगा, A L पावर -2। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां ना एक चीज और दिमाग में बिठा हुआ, और वो बात ये है कि जो धारा घनत्व हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है सर, I बराबर होता है V नॉट। ठीक है, इसको उठा करके यहां रखो, क्या मिलेगा आपको, J बराबर VDENA डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास में A से A कट गया, तो J बराबर VDEN। तो ये रिलेशन याद रखना, ये किसके बीच संबंध है, संबंध है ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच। इसके पीछे संबंध भैया, धारा घनत्व व अनुगमन वेग के बीच संबंध। ठीक है ना, ये बात याद रखना। कोई समस्या यहां तक नहीं है, आगे बढ़े अपन लोग। चलो, तो नेक्स्ट बात आती है, धारा घनत्व हो गया, यहीं पर एक छोटी सी शब्दावली आती है, गतिशीलता। क्या है अपने पास में, गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है भैया, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक का अनुगमन वेग, आवेशवाहक का अनुगमन वेग क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाती है। और गतिशीलता को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, म्यू बराबर होता है VD बटे E। क्या होता है, VD बटे E। एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्या है कि आवेशवाहक का जो अनुगमन वेग होता है, तो ये आपके पास में हो गया गतिशीलता, म्यू बराबर VD बटे E। अब यहां पर ना अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है, अगर मैं यहां से बोलूं आप VD का मान निकालो, ठीक है, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, कुछ बातें यहां से जरा ध्यान देना कि धारा घनत्व और गतिशीलता में हम संबंध निकालना चाह रहे हैं। तो यहां से VD बराबर क्या आ जाएगा सर, यहां से आप देख रहे हो VD बराबर आ जाएगा J बटे NE। अब ये वाला मान उठा के यहां रख दो, तो म्यू का मान कितना आएगा, J बटे NE कैपिटल E। ये क्या मिलेगा तुम्हारे पास में, धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध। तो भैया थोड़ा सा इन छोटे छोटे रिलेशंस पे आपको ध्यान देना है, एक एक दो दो नंबर में रिलेशन डिराइव करने के लिए पूछे जा रहे हैं, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करके रखना, समझ रहे हो। चलो नोट डाउन करो सारी बातें ये, ठीक है। तो ये अपनी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास चर्चा है, ठीक है, वो है कि प्रतिरोध क्या होता है और ओम का नियम। अब हम बात करने वाले हैं ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। तो अब हमारी चर्चा चलेगी, अगर आप लोग ना थोड़ा शांत रहे तो हमारा भी अंदर से जो दिल्ली तमन्ना है पढ़ाने की उस तरीके से पढ़ा पाए। तुम लोग काहे हमको फ्रस्ट्रेट करते रहते बिना मतलब यार, हैं उठाना पड़ेगा लठवठ का यार, ठीक है। देखो ओम का नियम, अब ये 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है, हो जाएगा, टेंशन ना लो, है ना, होने दो, संडे को टेस्टवा होने दो, तब तक इसको गोल करवा लेते हैं, है नहीं, आज दे देते हैं इसको, कल परसों में गोल करके मिल जाएगा, इसी लायक हो तुम लोग, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ। ओम का नियम क्या कहता है कि अगर ये कोई चालक पदार्थ है, जिसके सिरों के बीच में बैटरी V लगाई गई है और इसमें कुछ करंट I जा रही है, करंट कितना फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है, तो ओम का नियम यह कहता है
कि चालक के सिरों पर, अगर हम चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात सदैव नियत होता है, यानी V बटे I बराबर नियतांक। ये ओम का नियम करता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे चल करके थोड़ा सा जब और स्टडी की गई तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, इसी को हमने एक नया नाम दे दिया, जिसको हमने क्या कहा, प्रतिरोध। ठीक है, इसी को आगे चल करके हमने क्या कह दिया, प्रतिरोध। अब ऐसे जो भी परिपथ हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमीय परिपथ। क्या कहते हैं उनको? तो ओमीय परिपथ क्या होते हैं सर? ओमीय परिपथ वे परिपथ हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, तो उनको हम ओमीय परिपथ कहते हैं। और दूसरा तुम्हारे पास आता है अनोमीय परिपथ। अनोमीय परिपथ का मतलब कि वैसे भी परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। जैसे मान लो, अच्छा मैं यहां पे अगर मैं बात कर लूं V और I के बीच में मैं ग्राफ अगर बनाना चाहूं, इधर मान लो मैंने वोल्टेज ले लिया, इधर करंट ले ली, तो इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा बनता है। क्या बनेगा भैया? यानी कि अगर मान लेते हैं ये 5 है, ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो करंट 2 एम्पियर है। ये आगे चल करके तुमने 20 वोल्ट कर दिया तो करंट कितनी हो गई? 4 एम्पियर। ये आगे चल करके तुमने 30 वोल्ट कर दिया तो करंट कितनी हो गई? 6 एम्पियर हो गई। ठीक है ना? तो 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, तो इनका अनुपात हमेशा नियत रहने वाला है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या कहलाता है, और हर जगह इनका, ठीक है ना, जो प्रवणता है या जो अनुपात है वो नियत है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? अनोमीय परिपथ होते हैं। सॉरी, ये क्या होता है अपने पास? ओमीय परिपथ होते हैं। लेकिन अनोमीय में क्या है कि आपने परिपथ जो लगाया, ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ मिला। अब यहां पे और यहां पे जरा ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, चलो उतना तो काफी दूर हो जाएगा यार, ठीक है, चलो ये दोनों पॉइंट हमने ले लिया। तो इन दोनों के बीच में विभवांतर कुछ कितना है? डेल्टा V, और इन दोनों के बीच में जो करंट में डिफरेंस आया है, करंट में डिफरेंस कितना आया है? तो देखो यहां पर पहले करंट यहां थी, अब करंट यहां है, तो इसके बीच में जो करंट आई डेल्टा आई। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनोमीय परिपथ कहलाते। और यहां पर जो विभवांतर और धारा में परिवर्तन है डेल्टा V बटे डेल्टा I, इस अनुपात को यहां पे V बटे I को क्या कह रहे थे? प्रतिरोध। यहां पर जो ये वोल्टेज और करंट का जो रेशियो आता है, जो अनुपात आता है, इसे प्रतिरोध ना कह करके इसको हम नया नाम देते हैं, जिसे कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या नाम देते हैं इसे? तो एक 2023 से 24 के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया था गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये कहां पे डिफाइन होता है? अनोमीय परिपथ में। कहां पे आएगा ये? तो अगर कोई भी ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। अनोमीय परिपथ में विभवांतर और धारा में परिवर्तन का जो अनुपात होता है उसे गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं बार बार प्रतिरोध की, किसकी बात चल रही है? ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में अगर आप ध्यान से देखो तो प्रतिरोध R जो होता है वो किसी भी चालक पदार्थ के लिए दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो आपने यहां पे निकाल लिया, ठीक है, प्रतिरोध R, तो ये दो चालक, अच्छा इसके बारे में कुछ और बात कर ही लेते हैं। तो R बराबर आपने क्या देखा? एक तो ये रिलेशन पढ़ा V बटे I, क्या पढ़ा? R बराबर यहां पे V बटे I बराबर R। तो इसका जो SI मात्रक निकल के आता है, SI मात्रक, वो क्या हो जाता है? ओम। क्या होता है भैया? अच्छा, इसका विमीय सूत्र ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, इसको निकालने का काम आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब जो किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से सुनना। इसको मिटा दे, हो गया? चलो, इसका नहीं हुआ फटाक से लिख लो, 1 मिनट का टाइम। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, इसको 2-3 बार करेंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार करेंगे, अपनी टेंशन मत लो। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ओम के नियम का सत्यापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना भैया। इस पे अनुगमन वेग के आधार पर
के नियम का सत्यापन। नेक्स्ट हम देखने वाले थे क्या भैया, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि जो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग है उसके बीच रिलेशन क्या होता है, आई बराबर वी डी ई एन ए। अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक, अब अगर यहां चालक की लंबाई हमने क्या मान लिया, एल है, और उसके सिरों के बीच, यानी ये तुमने कोई चालक तार ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है, एल, और इसके बीच में कोई V वोल्ट की हमने क्या लगा दी है, बैटरी लगाई है। तो हम जानते हैं अनुगमन वेग के लिए हमने ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है, Vd बराबर EV टाउ बटे ml। अब ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको उठाओ और इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो इसको उठा के जब आपने यहां रखा तो आपको क्या मिला, बस Vd की जगह ये वाली वैल्यू उठा के रखनी, ये तुम्हें Vd की जगह मिल गई वैल्यू। तो जब ये जगह Vd की जगह पर ये तुम्हें डायरेक्टली वैल्यू मिल रही, अब ये जो V था ना इसको I के नीचे ले आया डिवाइड में, तो I बटे V बराबर n E इंटू ई स्क्वायर ए टाउ बटे ml, ये मिला। अब हमने कहा क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, सर ओम का नियम कहता है V बटे I बराबर नियतांक। तो हमारे पास I बटे V था, इसको हमने पलट दिया, V बटे I किया, तो ये बच गया ये ml बटे n स्क्वायर टाउ a। तो यहां पर ये सारी चीजें m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है। n इलेक्ट्रॉन घनत्व है किसी भी एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो भी फिक्स है। टाउ श्रांतिकाल, वो भी फिक्स है। L लंबाई, वो भी फिक्स है। और A क्षेत्रफल, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, एक निश्चित तापमान पर ये क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट है, यही तो हमें दिखाना था कि V अपान I बराबर नियतांक, यही तुम्हारा ओम का नियम है। ठीक, चलो छापो फटाफट। अब जरा आप लोग एक काम करो, इस रिजल्ट को नोट डाउन करो। तो V बटे I बराबर क्या है, अगले आप लोग हेडिंग डाल लो, प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। आवाज कम, चलो अगले हेडिंग डालो, प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। चलो चलो फटाफट हेडिंग डालो, प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता, प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। ठीक, देखो क्या बातें हैं सर, ये जो V बटे I होता है ना, इसी को तो हम प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर क्या मिलेगा, M बटे n e स्क्वायर टाउ L बाई ए। अब जरा ध्यान देना इधर, शांति। अब ये जो बात है ना, अभी आगे हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, वहां पर इस पूरी टर्म को हम लोग कह देते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, इस पूरी टर्म को, क्योंकि अगर तापमान नहीं बदल रहा है, अगर तापमान नियत है, तापमान में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो ये वाली पूरी वैल्यू अपने आप में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिलहाल हम तापमान परिवर्तन का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या क्या बातें हो सकती हैं भाई। आप जब तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, तीन चीजों के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं धातु या चालक पदार्थ के लिए। किसकी बात करेंगे अपन पहला, सबसे धातु या फिर चालक पदार्थ। अब जरा देखना ध्यान से, दो बातें होंगी यहां पर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, क्या होगा, जब आप तापमान बढ़ाते हो तो तापमान बढ़ाने के साथ होता क्या है कि जो आपका चालक पदार्थ है वहां पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं भी हैं, ठीक है ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं भी हैं, तो उनके पास में क्या होता है, तापमान बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा कि उनके बॉन्ड टूटेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। पहला काम क्या होगा, n का मान बढ़ेगा, और जब n का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। दूसरी तरफ सर जब आप तापमान बढ़ा रहे हो तो तापमान बढ़ाने से आप ही कह रहे हो कि उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे थे, ऊर्जा बढ़ने के कारण उनका वेग बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा तो भाई जो टक्कर होने में उनको ज्यादा समय लग रहा था, टक्कर होने में समय क्या लगेगा, कम। समझ रहे बात को भैया, ये मान लो किसी को यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड लगा, अब मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी तो यहां से यहां तक जाने में कम टाइम लगेगा। तो तापमान बढ़ाने से दूसरी चीज हो रही थी कि श्रांतिकाल घट रहा है, और श्रांतिकाल यानी अगर श्रांतिकाल घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब सवाल आया, तापमान बढ़ाने पर दोनों चीजें हो रही, एक प्रतिरोध घटा रहा है तो दूसरा प्रतिरोध बढ़ा रहा है। अब ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, तो नोटिस ये किया गया, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें होता क्या है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से बहुत ज्यादा है। भाई 10 की घात 28, अब मान लो अगर 100, 200, 500 इलेक्ट्रॉन मुक्त भी हो गए तो 10 की घात 28 बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा नंबर है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, मान लो वो कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 लोग मिलकर के प्रतिरोध घटाए।
लेकिन पहले से बैठे थे अंदर 1 लाख इलेक्ट्रॉन, पहले से कितने बैठे, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल घटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो उन्होंने प्रतिरोध घटा जाए। ठीक, 1 लाख इलेक्ट्रॉन पहले से अंदर बैठे थे, अब 1 लाख इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो गया, बढ़ गया, तापमान बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ने से क्या हो गया, उनका श्रांतिकाल घट गया। तो 1 लाख लोग यहां बैठे हुए जो क्या कर रहे हैं भैया, प्रतिरोध को बढ़ा रहे, 10 लोग मिलकर प्रतिरोध घटा रहे, तो ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल होगा क्या कि भैया इनका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो रिजल्ट ये आता है कि धातु के केस में, धातु या चालक पदार्थ के केस में ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा तुम्हें कि जब आप तापमान बढ़ाओगे, ठीक है, बड़े ध्यान से एक एक रिजल्ट सुनना, कि जब आप तापमान बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, इनका प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने का मतलब है इनकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोधकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब यह है कि इनकी चालकता घटेगी, क्या होगा, इनकी जो चालकता है वो क्या होती है, घट जाती है। तो ये बात दिमाग में रखनी है, किस पदार्थ, किसके लिए हमने बात की है, चालक पदार्थों की हमने बात की, ये याद रखना, बहुविकल्पी में क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। ठीक, आगे अब ये चालकता क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, ये अपना अगली क्लास में चर्चा हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतनी बातें। नेक्स्ट जो दूसरी बात मैं समझने वाला हूं, अर्धचालक के लिए, किसके लिए बात करेंगे अपन, तो अर्धचालक तो हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर वाला, तो उसमें हमने देखा था कि जो अर्धचालक होते हैं वो परम शून्य ताप एट 0 टेम्परेचर पर, ठीक है, उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 0 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या उनके श्रांतिकाल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, श्रांतिकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो श्रांतिकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो केवल प्रभाव किसका होगा, इसका। तो क्या होगा, जब अर्धचालक के केस आता है, तो अर्धचालक के केस में जब आप तापमान बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाने के कारण इनका जो प्रतिरोध है वो घटता है, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। प्रतिरोध घटने का मतलब है कि भैया प्रतिरोधकता भी क्या होगी, घटेगी, और प्रतिरोधकता घटने का मतलब है इनकी चालकता बढ़ जाती है। और इसीलिए अगर आप ध्यान से, अगर आपने सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो वहां पर हम 2 प्रकार के अर्धचालक पढ़ते हैं, एक शुद्ध अथवा निज अर्धचालक और दूसरा अशुद्ध अर्धचालक, है ना। जिसमें शुद्ध अर्धचालक में हम देखते हैं कि उनका तापमान, यानी कि जो अर्धचालक है उनमें वैद्युत धारा या उनको चालक बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो उनका टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा, जिसके कारण उनकी चालकता बढ़ जाती है और उसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये आपके थे शुद्ध अथवा जो निज अर्धचालक थे। दूसरी तरफ हम कर रहे थे जिनमें कुछ अशुद्धियां मिला रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे,